नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे G20 के बारे में, जो कि विश्व के 20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है। यह किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर राकेश सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसकी कुछ मीटिंग जो है बनारस में भी होने वाली है। तो ये G20 की जो स्थापना किन उद्देश्यों से हुआ है और इससे भारत को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जो G20 है जो कि 20 देशों का समूह है और ये जो 20 देश हैं इसका ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जो कि मुख्य रूप से जो वित्तीय अस्थिरता से कैसे निपटा जाए, जो क्लाइमेट चेंज है उसको किस तरह से उसका मिटिगेशन किया जाए, इसके अलावा जो सतत विकास की प्रक्रिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन मुख्य मुद्दों पर ये चर्चा करता है, पॉलिसी बनाता है। और ये सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष इसकी अध्यक्षता भारतवर्ष कर रहा है और जो मीटिंग्स होनी है उसमें कृषि से संबंधित जो बैठक होनी है वो 17, 18, 19 अप्रैल को वाराणसी में आहूत की गई है, जो कि जिसमें कि सभी G20 देशों के कृषि वैज्ञानिक मुख्य रूप से और जो कृषि नियंता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उसमें भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से जो देश हैं इसमें G20 में, जिसमें कि विकसित देश भी हैं और विकासशील देश भी हैं। एक तरफ जहां USA इसका सदस्य है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन यूनियन है और उस विकासशील देश भी हैं। पिछली बार इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था, 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो निश्चित रूप से इस समूह का फ़ायदा लाभ, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, चाहे सतत विकास हो या पर्यावरण परिवर्तन से निपटने की चुनौतियां हों, इसमें लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात किया था कि नहीं, बनारस में भी जो बैठक होगी और वो कृषि के मुद्दों पर होगी, कृषि से संबंधित होगी और उसके नोडल अफसर आप ही हैं। तो खास करके देखा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। तो इससे कैसे निपटेंगे जो कृषि वैज्ञानिक हैं या जो सरकार है? जी बिल्कुल, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे कृषि के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं और वैज्ञानिक और सरकार दोनों मिल करके इस पर कार्य कर रहे हैं। और आज जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की, जी, तो जब इसकी बात करते हैं तो जो भविष्य की चुनौतियां हैं उससे सभी देश मिल करके, स्पेशली जब G20 की बात करते हैं तो सभी मिल करके उसका समाधान निकालेंगे, तकनीकी का प्रयोग करते हुए उसका समाधान निकालेंगे। और ये बड़े प्रसन्नता की बात है और गौरव की बात है कि जो भारतवर्ष स्वतंत्रता के समय फूड एड पर निर्भर रहता था, आज 21 देशों को हम फूड एड सप्लाई दे रहे हैं, हम फूड ग्रांट दे रहे हैं। जबकि कोरोना काल से आपने देखा कि 80 करोड़ जनता को भारतवर्ष में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यह इस चीज़ का द्योतक है कि जो हमारा उत्पादन बढ़ा है आज के डेट में, हमारा जो खाद्यान्न से अधिक तो हार्टिकल्चरल का प्रोडक्शन हो गया, 330 मिलियन टन क्रॉस कर गया। तो यह वैज्ञानिकों और सरकार दोनों के मिलने के, दोनों के संयुक्त प्रयास से ऐसा संभव हुआ है। तो बनारस को कितना फ़ायदा होगा यहाँ, अगर G20 की मतलब एक तरह से कहा जाए कि मीटिंग होने वाली है, तो बनारस को किस तरह से फ़ायदा होने वाला है? देखिए, G20 की जो कृषि से संबंधित मीटिंग होनी है, जो कि बनारस में, जैसा कि मैं बताया, 17, 18, 19 अप्रैल को, जिसमें 19 अप्रैल को वह समूह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दौरा करेगा, जिसका कि नोडल अफसर मुझे विश्वविद्यालय ने नियुक्त किया है। यदि बनारस के साथ साथ यदि हम पूरे ईस्टर्न यूपी की बात करें, इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करें, तो G20 के जो 5 नेशंस मुख्य राष्ट्र जो देश हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, इवन चाइना और सऊदी अरेबिया, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ $1420 मिलियन
पिछली वर्ष एग्रीकल्चर का, केवल फ्लोरिकल्चर और बाकी इवन हनी को, आप शहद को ले तो शहद का जो हमारा एक्सपोर्ट है उसका 95% केवल अमेरिका को जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, चाइना, इन सब देशों को हम निर्यात करते हैं और हमारा निर्यात इन देशों में 1420 मिलियन डॉलर में, US मिलियन डॉलर में बताया कि अमेरिका के साथ है, 1003 जो है वो इंडोनेशिया के साथ है। तो ये जो व्यापार है, इसके अलावा बाकी जो देश हैं इसमें भी हमें व्यापार करने की अवसर मिलेंगे। और जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात हो रही है और सरकार इस पर काफ़ी जोर भी दे रही है, तो जो उस तरह के फार्मर्स हैं तो उनको किस तरह से G20 की वजह से फ़ायदा मिलेगा, उनके प्रोडक्ट को एक पहचान मिलेगी? देखिए, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जो अभी ताज़ा उदाहरण है, हम उसका उदाहरण लें कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार हुआ, उसकी वजह से भारत को एक अवसर मिला कि ग्लोबल मार्केट में व्हीट एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी व्हीट की प्राइसेस बढ़ रही थी। तो हमारा जो 106 मिलियन टन उत्पादन था, उसका मुश्किल से हमने 9 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतवर्ष में गेहूं की कीमत बाज़ार में इतनी अधिक हो गई कि किसान बाज़ार में बेचना पसंद करता था और प्रोक्योरमेंट सेंटर पे नहीं बेच रहा था। तो इसका सीधा लाभ इसको किसानों को मिला। इसी तरह से आज के डेट में वाराणसी से हम भिंडी, ग्रीन चिली, ग्रीन पी ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अलावा ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो जब हमारा सरप्लस जो अतिरिक्त उत्पाद है जब वो एक्सपोर्ट होता है तो बाज़ार में कीमतें बढ़ती हैं और उसका पूरा लाभ जो एक्सपोर्ट करता है उसको भी मिलता है, जो नहीं करता है उसको भी मिलता है, क्योंकि बाज़ार से उचित मूल्य किसान को मिल जाए, ये उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और एक तरह से कहा जाए कि बनारस में जो बैठक होगी उससे टूरिज्म को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इधर देखा जाए तो बनारस में टूरिज़्म तो बढ़ा ही है। आज के डेट में गोवा से अधिक टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। उसका लाभ छोटे जो बिजनेसमैन है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे टेम्पो चालक हो या होटल व्यवसायी हो, सबको मिल रहा है। और सरकार, अब उत्तर प्रदेश सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि इस टूरिज़्म को एग्री टूरिज़्म से किस तरह से कन्वर्ट करके जोड़ करके और एग्रीकल्चर को भी लाभ हो और टूरिज़्म के थ्रू भी, टूरिज़्म के साथ भी आय हमारी बढ़े। तो स्वाभाविक रूप से इससे जब हम एग्री टूरिज़्म की बात करेंगे तो किसान को भी लाभ होगा और हर व्यक्ति जिसकी लाइवलीहुड इस क्षेत्र में जुड़ी हुई है उसको लाभ होगा। डॉक्टर साहब, G20 की स्थापना जो है बेसिकली एशिया में जो वित्तीय संकट था उसके बाद इसकी स्थापना हुई, तो विकासशील देशों को इससे क्या फ़ायदा होगा? इसलिए कि जो विकसित देश हैं वो तो हमेशा अपना फ़ायदा ही सोचते हैं, तो विकासशील देशों को इससे क्या फ़ायदा होगी? देखिए, जो विकसित देश हैं वो निश्चित रूप से अपने व्यवसाय के प्रति सतर्क रहते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। और हम विशेष रूप से एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय जो रुझान है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अब वो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने जा रहा है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी, इस बजट में भी बात की गई। इसके पहले वाले बजट में ड्रोन के लिए ड्रोन टेक्निक से खेती की बात हो रही थी। ड्रोन का प्रयोग करते हुए उसके लिए अनुदान 10 लाख अनुदान की बात की गई। तो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, मशीन लर्निंग हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, ये जो नई आईटी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका प्रयोग अभी एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर के सप्लाई चेन में नहीं हो रहा है। तो जो G20 नेशंस हैं, तो हम आपसी सहयोग के द्वारा इनको किस तरह से प्रयोग करते हुए छोटे और सीमांत किसानों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। दूसरा ये है कि जो सप्लाई चेन में जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो सीधे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों उससे लाभान्वित होंगे। तो हमारा पूरा एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर एजुकेशन में जो स्किल डेवलपमेंट है वो जिन G20 नेशंस आपस में सहयोग करते हुए इसमें एक दूसरे को सहभागी बना सकते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कृषि की बात की, तो सरकार जो है G20 में एक मुद्दा है कि जो मिलेट्स है, जो हमारी मोटे अनाज हैं, उनको भी बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो इस पर जो है किस तरह सरकार की फोकस रहेगा G20 को लेकर के?
कि मोटे अनाज को किस तरह से हम प्रमोट करें, क्योंकि विश्व में कुपोषण की मतलब देखा जाए तो काफ़ी कुपोषित बच्चे और महिलाओं में जो है एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो भारत के प्रयास से, ये एक कोइंसिडेंस है कि 2023 में भारत अध्यक्षता भी कर रहा है और भारत के प्रयास से यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, क्योंकि आज भारत में संकट उत्पादन का नहीं रह गया है। भारत सरप्लस प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा गरीब यहीं पे है, सबसे अधिक माल न्यूट्रिशन यहीं पे है। तो अब जो हमारा पूरा रिसर्च है और पूरा जो अब उत्पादन है वो इस पर केंद्रित हो गया है, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे। और किस तरह से हम पोषक तत्वों को उस आबादी तक पहुंचाएं जो कि सक्षम नहीं है, जो कि तो उसमें मिलेट्स बहुत अहम भूमिका अदा कर रहा है। और सरकार भी प्रयास कर रही है कि मिलेट्स का प्रोडक्शन भी बढ़े और मिलेट्स से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसको बना करके जो फोर्टिफाइड फूड है वो गरीबों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि ये माल न्यूट्रिशन की समस्या समाप्त हो सके, स्पेशली विशेष रूप से उन गरीब तबके के लोगों को जिनको कि ये संभव नहीं हो पा रहा है। और जो संसाधन है उनका भी एक तरह से कहा जाए कि सदुपयोग भी हो जाएगा अगर आप मिलेट्स की खेती कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज में इस तरह की फसलें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल, जहाँ पर जो मिलेट्स है वो बहुत ही कम पानी में बहुत कम पानी में उगाया जाता है, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें इसमें उतना रिस्क नहीं है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये नहीं है, इसीलिए मतलब सहनशील होती हैं जलवायु के प्रति, ये फसलें सहनशील होती हैं, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, कम खाद भी लगता है। बिल्कुल, खाद भी कम लगता है। जब कम पानी रहेगा तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कम हो जाएगा। तो इसको प्रमोट करने से एक तो स्वास्थ्य क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, दूसरा ये है कि हमारा जो जल रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, उसका सदुपयोग होगा, उसका अनुकूलतम उपयोग होगा, और इस तरह से हम लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, टिकाऊपन की बात करते हैं, वो भी संभव हो सकेगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात चर्चा हुई कृषि पर, उससे व्यापार से संबंधित बात हो रही है एक कि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खास करके कोरोना काल और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जो है काफ़ी असमानता भी बढ़ी है। तो इस दिशा में G20 किस तरह से काम करेगा, या भारत की भूमिका क्या होगी? देखिए, जहाँ तक खाद्यान्न सुरक्षा की बात है कि आज भारतवर्ष खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, और जैसा कि मैं बताया कि आत्मनिर्भर ही नहीं है, बल्कि ये जब लगा कि कोरोना काल में जो हमारा लेबर क्लास है, श्रमिक वर्ग है, जिसको कि खाद्यान्न खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार ने वो किया। इसके अलावा भारत सरकार आगे बढ़ कर के, और आज के डेट में जैसा मैं बताया कि 21 देशों को फूड एड दे रही है। तो हम अपनी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ विश्व की खाद्य सुरक्षा में आगे बढ़े हैं, उसके लिए आगे बढ़े हैं। और बिल्कुल जब हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जब खाद्यान्न उत्पादन करने की बात सोचेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें रिसोर्स शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जब जो वन ग्लोब की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, एक फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम सबके फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, इन सब को शेयर करते हुए, संसाधनों को शेयर करते हुए, और हम विश्व के समस्या को निदान कर सकते हैं, चाहे वो खाद्यान्न से संबंधित हो या अन्य चीज़ों से। तभी हम इस तरह की चुनौतियों से मतलब निपटारा पा सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और G20 से मतलब बनारस को और हमारे देश को कितना फ़ायदा होने वाला है और चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से आपने जानकारी रखी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।